आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं पाठ 4 विदाई संभाषण के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। विदाई संभाषण के लेखक बाल मुकुंद गुप्त, जिनका जन्म 1865 में हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी नामक गांव में हुआ। 1907 में इस संसार से विदा हो गए। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, और इनके द्वारा प्रमुख अखबारों का जो संपादन रहा उसमें हिंदुस्तान अखबार ए चुनार, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि, जिनका बाल मुकुंद गुप्त जी ने संपादन किया। और हम भारत का जो नवजागरण की हम बात करें, नवजागरण का जो मुख्य स्तंभ था, हथियार था, वो पत्रिका थी, अखबार था, समाचार पत्र था। और उस दौरान अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच में जो सेतु का काम कर रहे हैं वो बाल मुकुंद गुप्त जी उनकी रचनाएं, उनका संपादन कर रहे हैं। हम यूं कह सकते हैं कि नवजागरण के बड़े कवि के रूप में भी बाल मुकुंद गुप्त को जाना जाता है। हालांकि इनकी कक्षा मात्र 8वीं तक रहती है, लेकिन इनका जो आंतरिक ज्ञान है, जो इनका व्यवहारिक ज्ञान है, वो बड़ा तार्किक था। छोटे छोटे शब्दों को, उनकी शुद्धता को लेकर के वो बड़ी बहसें करते थे। बड़े बड़े साहित्यिक है, उनके अपनी गर्दन हिलाते थे। तो बहुत ही पारखी एक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी जो चर्चित रचना रही है वह है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की एक व्यंग्यात्मक रचना है। और इसी शिव शंभू के चिट्ठे से विदाई संभाषण नामक जो व्यंग्य पाठ है इस कक्षा 11वीं का, वह भी इसी से लिया गया है। तो विदाई संभाषण है बाल मुकुंद गुप्त जी की जो व्यंग्यात्मक रचना है, शिव शंभू के चिट्ठे, इससे ली गई है ये रचना। आइए हम पाठ का जो टाइटल है, शीर्षक है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। विदाई संभाषण। विदाई मतलब हम जब किसी से जुदा होते हैं, किसी से अलग होते हैं, वह एक करुणाजनक दृश्य होता है। और ऐसे दृश्य में चाहे हमारा प्रतिद्वंदी क्यों न हो, हमारे उनसे विचार मिलते हो न मिलते हो, उसके बावजूद भी हृदय हो द्रवित हो जाता है विदाई के समय। तो विदाई संभाषण, विदाई के समय के जो भाव हैं, जो भाषण है, जो विचार है, वो उद्बोधन है, वह विदाई संभाषण कहलाता है। तो ये जो चर्चा है वो मुख्य रूप से अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन के ऊपर है। लॉर्ड कर्जन का जो जिद्दी स्वभाव है, उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी, वो उसको किस प्रकार से धारदार बनाया, उसको प्रबल बनाने का जो काम किया वो लॉर्ड कर्जन ने। और उनका जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार रहा है उसके ऊपर व्यंग्य किया है। और उस व्यंग्य के द्वारा दर्शाया गया है कि आप कितने अपने आप को बड़े लॉर्ड मानते हो, अपने आप को भगवान स्वरूप मानते हो, लेकिन जो भारतीय जनता में आपके प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, एक बदली की जो भावना है वो भारतीय जनता में बढ़ रही है, उसको विदाई संभाषण के माध्यम से दर्शाया गया है। लेखक का ये मानना है कि विदाई के समय हमारा चाहे चिर प्रतिद्वंदी क्यों न हो, जब वो विदा होता है, हमसे जुदा होता है, हमसे अलग होता है या हमसे बिछुड़ता है, तो हमारे हृदय में करुणाजनक भाव पैदा होते हैं। हमारे हृदय है वो एकदम उद्गार में हो जाता है, मार्मिक वातावरण होता है। और उस समय का जो वार्तालाप होता है एक दूसरे के हृदय को परिवर्तन करने वाला है, या यूं कहें कि जो पत्थर दिल है वो भी पिघल जाते हैं किस अवसर पर, विदाई के समय। लेकिन ये जो चर्चा का जो मूल केंद्र है लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बन के आते हैं। एक बार 1899 में, 1899 से 1904, और दोबारा से 1904 और 1905 में वो भारत के गवर्नर जनरल रहे। और जिस समय वो भारत के गवर्नर जनरल रहे, भारत में उनका जो कार्यकाल रहा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंग्रेजों का जो शासन है
वो कई पीढ़ियों तक यहाँ स्थापित रखना चाहते हैं। कई गवर्नर हैं, उनका स्वयं अकेले काम करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से ताबड़तोड़ उन्होंने नीतियां बनाई। बहुत ही क्रूरतापूर्ण भारतीय जनता के साथ उन्होंने व्यवहार किया। फूट डालो राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, उनको बहुत ही बारीकी से भारत में लागू करने का प्रयास किया। लेकिन जो अपने आप को बड़ा लाट साहब का मानते थे, या यूं कहे क्या लेखक के अनुसार जो तीसरी ताकत है, जो तीसरी आंख है, तीसरी आंख शब्द का प्रयोग यहाँ लेखक ने किया है, ईश्वरीय शक्ति। ये जो गवर्नर थे विशेष रूप से लॉर्ड कर्जन, अपने आप को तीसरी शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति से भी बड़ा मानते थे। लेकिन उनका हश्र क्या होता है? उनका हश्र होता है कि एकदम आलस्य और फरस पर जा गिरते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। मामूली सी घटना के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ता है, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो उनको कोई एक भी आंख में आंसू नहीं होता है। सब उनके जाने से प्रसन्नचित होते हैं। तो उसके ऊपर व्यंग्य किया है कि अपने आप को बड़ा मानने वाले, लॉर्ड मानने वाले, भगवान से भी बड़ा मानने वाले जब वो विदा होते हैं तो किसी भी भारतीय के आंखों में आंसू नहीं आते। तो इससे बड़ा तिरस्कार किसी गवर्नर का क्या हो सकता है? इस बात के ऊपर, इस टाइटल पर लेखक ने व्यंग्य रचना रची है। हमारा ये जो व्यंग्य पाठ है, कहानी है, शुरू कहाँ से होती है कि लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है, वो अपने किसी एक चिर परिचित को अंग्रेज काउंसिल में उसको मनोनीत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं माना जाता है। तो जिद्दी करके वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, और इस्तीफा जब सौंपते हैं तो अंग्रेजों की जो काउंसिल है उसको सहज स्वीकार कर लेती है, और जिसका अंदाजा स्वयं लॉर्ड कर्जन को भी नहीं था। तो ऐसे समय वो भारत से जाते हैं तो भारतीय जनता को भी ये आभास नहीं था कि इतने बड़े गवर्नर जनरल जो कि पूरे भारत को अंग्रेजों के लिए सदा सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, सुख चैन की सारी व्यवस्था करना चाहता है, जो कि आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनको कोई काम ही नहीं करना पड़े, इस प्रकार से वो मेहनत करता है, भारतीयों को डिवाइड करता है, उनको फूट डालो राज करो की नीति के तहत अलग अलग करता है। ऐसे गवर्नर जनरल को चुपके से जाना सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके जाने पर अंदर मन से सारे के सारे खुश हैं। लेखक इस बात को दर्शाना चाहते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो सबसे बड़ा जो उनकी क्रूरतापूर्ण जो व्यवहार रहा वो ये था कि उन्होंने 6 जुलाई 1905 को भारत का विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का जो एक हिस्सा है जो ढाका चिटगांव का, इस पर चिटगांव का जो क्षेत्र है, जो शहर है, उनको पूर्वी बंगाल के रूप में और पश्चिम को असम के रूप में उन्होंने डिवाइड किया, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों में क्या है वैर भाव पैदा हो जाए, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, और उनकी इस फूट का लाभ है वो अंग्रेज उठा पाए। लेकिन उन्होंने इस विभाजन को वापस लेना पड़ा। 6 अक्टूबर को उन्होंने 6 अक्टूबर 1905 को इन्होंने वापस लेना पड़ा। 1911 में ये रद्द करना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा ये सारी की सारी जो दमनकारी जो नीतियां थी काम नहीं आई, उनको बीच में अपना बिस्तर गोल करके जाना पड़ा। लेकिन जब वो यहाँ पर आए थे तो उनका जो शाही रूप था वो अपने आप में बड़े लाट साहबों को भी नीचा दिखाने के लिए बड़ा था। बड़े भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा उनको नतमस्तक रहते थे, उनको दुआ सलाम करते थे। शहंशाहों के रूप में उनका हाथी सबसे आगे चलता था, बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था। जुबान से जो भी गवर्नर लॉर्ड कर्जन बोलते थे वो पूरा होता था, उनके लिए छतर होता था, चवर होता था, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनको मिलती थी। जिसको भी चाहे उनका दमन कर दे, तो बिल्कुल परस्पर है उसको बड़ा अधिकारी बना दे, और बड़े अधिकारियों को कुचलने की जो ताकत थी वो लॉर्ड कर्जन में थी। इस प्रकार से लेखक ने बताया है। किसी को भी अपने सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती थी लॉर्ड कर्जन के जो नीतियों के कारण, और हर भारतीय है उससे परेशान था, दुखी था। लेकिन
ऐसी जो शक्ति, जब इस प्रकार का व्यवहार लॉर्ड कर्जन का रहा तो उनके इस व्यवहार के ऊपर लेखक ने व्यंग्य किया है कि इस प्रकार के जो राजा हैं जो आते हैं सुख सुविधाओं के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन जनता को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि ऐसे नेता, ऐसे अधिकारी जब विदा होकर के जाते हैं तो हर कोई खुश होता है। यहाँ लेखक ने शिव शंभू की 2 गायों की बात की है, चर्चा की है। शिव शंभू की 2 गायें थी, एक बलशाली थी, एक कमजोर थी। बलशाली जो गायें थी हमेशा जो कमजोर निर्बल गाय हैं उसको टक्कर मारती थी, सींग मारती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बलशाली गाय को पुरोहित को, पंडित को दे दिया जाता है और उसके जाने के कारण, उसके विदाई के कारण जो कमजोर निर्बल गाय थी वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती है, वो चरती नहीं है। उसे अपनी जो दूसरी जो गाय थी उसकी विदाई का रंज है, दुख है और उस दुख का आभास है उनको। तो लेखक यहाँ दर्शाना क्या चाहता है कि केवल मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी अपने साथी के बिछुड़ने का गम होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन लॉर्ड कर्जन का विदाई के समय कोई भी भारतीय दुखी नहीं था, किसी की भी आंखों में आंसू नहीं थे। तो ये उनकी नीतियों का परिणाम था। साथ ही जब एक राजा होता है या अधिकारी होता है, वो अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता है, प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई होती है। लेकिन भारत में आने के बाद लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे भारतीय जनता खुश हो, संतुष्ट हो, और ऐसा कोई भी उन्होंने घटनाक्रम नहीं छोड़ा जिससे कि भारतीयों के साथ दमनकारी नीतियों का प्रयोग न किया हो। हर प्रकार से क्रूरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण व्यवहार लॉर्ड कर्जन के माध्यम से हुआ। तो जाते समय किस मुंह से भारतीयों को, भारतीय जनता को विदाई संभाषण दे, अर्थात अपनी गलती का आभास करे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई रंज नहीं है कि एक सामान्य से अपने किसी मित्र को, साथी को काउंसिल में डालने के कारण आपकी कोई न सुनी गई और आपको बीच में ही भारत से इंग्लैंड जाना पड़ा। इस बात का उनको रंज नहीं है कि भारत के साथ इतना आपने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, उसके बावजूद जो अपने आप को बड़ा मानते थे। लेकिन एक शक्ति यहाँ लेखक के अनुसार, जो एक बड़ी शक्ति है, वो तीसरी आंख है। तीसरी आंख देखती रहती है, वो सबके साथ व्यवहार करती है कि कोई दूसरे के साथ गलत करता है तो उसका व्यवहार, वो तीसरी शक्ति अर्थात तीसरी शक्ति है, वो उसको पूरा करती है। लेखक ने साथ में एक दूसरे क्रूरता का यहाँ उदाहरण दिया है कि नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली के आसपास में कत्लेआम किया, जो कि इराक ईरान का एक बहुत ही क्रूर शासक के रूप में नादिर शाह को जाना जाता है। दिल्ली का कत्लेआम हुआ तो आसिफ जाह ने जब अपने गले में तलवार डाल करके उनके सामने प्रार्थना की, याचना की बख्शने का, तो उस क्रूर नादिर शाह ने भी आसिफ जाह को है माफ कर दिया। लेकिन तुम्हारी क्रूरता, तुम्हारी जिद है वो तो नादिर शाह से भी ज्यादा है, व्यंग्य के रूप में लेखक ऐसा कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ लेखक है नरवरगढ़ के जो सुल्तान हैं उनका चर्चा करते हैं कि नरवरगढ़ का जो सुल्तान है, जब नरवरगढ़ से विदा होता है तो एक विदा होने से पहले उनका जो संभाषण है, वो जो विदाई संभाषण है, बड़ा ही उल्लेखनीय है। उसमें कहता है कि हे नरवरगढ़, मेरा जो नमस्कार है वो स्वीकार हो, और मेरे से कोई भी किसी प्रकार से गलती हुई है, त्रुटि हुई है तुम्हारी सेवा में, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे दोबारा से अवसर मिलेगा तो हे नरवरगढ़, मैं तुम्हारा और तुम्हारी जनता का दोबारा से भला करना चाहूंगा। मैंने हर प्रकार से नरवरगढ़ की प्रजा को, इस पूरे क्षेत्र को, शासन को सुख देने का प्रयास किया, हर प्रकार से सुरक्षा देने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी अगर मेरे को एक सुल्तान के रूप में मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। ये इस प्रकार के नरवरगढ़ के सुल्तान का जो बहुत ही प्रेरणादायक संबोधन रहा है, विदाई संबोधन रहा है, उससे भी लॉर्ड कर्जन को सबक लेना चाहिए। दूसरी तरफ लॉर्ड कर्जन है जिसने भारतीय जनता का इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, दमनकारी नीतियों का पालन किया, उनके साथ इस प्रकार से उच्छृंखल व्यवहार किया, लेकिन उसके मन में कोई रंज नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन को नरवरगढ़ के सुल्तान से प्रेरणा लेनी चाहिए। संक्षेप में कहने का लेखक का अभिप्राय यही है, मूल संदेश यही है कि कोई भी अधिकारी है
कोई भी शासक है अगर वह बर्बरतापूर्ण व्यवहार करेगा तो प्रकृति है, नेचर है या ईश्वर है, उनके साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार करेगा और उसको वैसा ही टिट फॉर टैट अर्थात जैसे को तैसा मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। उसी कहावत को यहाँ पर लेखक गुप्त जी ने इसको दर्शाया है कि उसको जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से भारत से विदा होते हैं तो उसके सामने किसी की आंखों में एक बूंद भी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भला कार्य, कोई ऐसा अच्छा कार्य भारतीय जनता के लिए नहीं किया जो उसकी विदाई के रूप में किसी को गम हो। यही लेखक दर्शाना चाहता है। प्रत्यक्ष रूप से यही कि हमें मानवीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिद्दी या क्रूरतापूर्ण या दमनकारी व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो नेचर है, कुदरत है, ईश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। इस शिव शंभू के कच्चे चिट्ठे के इस विदाई संभाषण का यही मूल संदेश है जो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस पूरे पाठ के, इस कहानी को, इस प्रकरण को, व्यंग्य रचना को अच्छे से समझेंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तरों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।